हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाला है, भारती हेक्साकॉम का आईपीओ। ये कंपनी क्या है कि एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। एयरटेल मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी जाना माना नाम है, मतलब रेप्यूटेटेड कंपनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उसके अलावा अंत में हम बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और सारी चीजें बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है, मतलब ऑफलाइन मार्केट के अंदर इसकी रेट कितनी मिल रही होती है। तो 30 रुपए पर शेयर, 26 शेयर का लॉट है, 780 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज सिर्फ 5% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, मतलब डिमांड काफी कम चल रही है। मिनिमम जो मेरा क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम 20% अगर किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है तो ही मैं अप्लाई करने का सोचता हूं। क्योंकि क्या है कि बाद में अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाए या मार्केट के अंदर गिरावट आ जाए, तो क्या है कि 5% होगा तो और ज़्यादा डाउन चला जाएगा, 20% होगा तो 20 से 15 आएगा या 10 आएगा, 5% भी आएगा, तो क्या है कि ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा रिस्क फैक्टर अभी ज़्यादा नजर आ रहा है। फिर इसकी एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो मैं आपके साथ जरूर इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है। तो 1995 मतलब 1995 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, भारती एयरटेल, जिसकी सिम वगैरह आप यूज करते होंगे, इसका वाईफाई चलाते होंगे या डिसकनेक्शन जो भी आप यूज करते होंगे, तो ये एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है भारती हेक्साकॉम। इसका काम है फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह ये प्रोवाइड करती है। मतलब कुछ चुनिंदा स्टेट्स के अंदर ये अपनी सर्विस देती है, जैसे राजस्थान है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सभी स्टेट्स के अंदर ये अपनी सर्विसेज देती है। लगभग 2.7 करोड़ कस्टमर्स हैं इसके पास अभी, और इसके अंदर 19,144 इसके पास डेटा कस्टमर्स हैं। डेटा मतलब मोबाइल डेटा वगैरह जो यूज करते हैं। तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, सदाबहार काम है, इंटरनेट वाला, ठीक है। पर मुझे थोड़ा बहुत क्या है कि कंफ्यूजन है कि भाई एक तो भारती एयरटेल है, वो अलग से कंपनी लिस्टेड है, और एक ये कंपनी है भारती हेक्साकॉम। तो अब इन दोनों में काम क्या बटा हुआ है वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसकी वेबसाइट भी देखी है और इसकी आरएचपी वगैरह भी पढ़ी है, उसके अंदर ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि भाई इनका बिजनेस डिवाइड कैसे हो रखा है, ठीक है। पर देखें अगर रेवेन्यू के मामले में तो भारती एयरटेल भारती हेक्साकॉम से 21 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। मतलब लगभग 1,30,000 से ऊपर का रेवेन्यू है एयरटेल का, भारती एयरटेल, और भारती हेक्साकॉम का लगभग 6,500 करोड़ रुपए का इस FY23 के अंदर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है भारती हेक्साकॉम। इस हिसाब से इसके हाथ में जो बिजनेस है बहुत कम है। तो देखिए सेक्टर बढ़िया है, पर कंपनी वाइज अगर इसको देखें तो इसके हाथ में काम बहुत कम है। उसकी बजाय भारती एयरटेल कंपनी ऑलरेडी अच्छी एस्टैब्लिश है और लिस्टेड कंपनी है। फिर आगे इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो एसेट्स के अंदर साल दर साल डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका रेवेन्यू 4700 करोड़ से 6,719 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है 2021 से 2023 तक। तो रेवेन्यू के अंदर भी डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। फिर प्रॉफिट देखते हो, प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। 2021 के अंदर ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर 2022 के अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ा, 2023 के अंदर इसका प्रॉफिट वापस जो है घट गया। तो ये अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, इरेगुलरिटी है, तो ये नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। मतलब प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ होना चाहिए, तभी कोई भी बड़े इन्वेस्टर क्या है कि उस कंपनी को रेस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं जिसका रेवेन्यू के अंदर ऐसी ग्रोथ हो, प्रॉफिट के अंदर ऐसी ग्रोथ हो। पर हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो अलग चीज़ होती है, जैसे लॉकडाउन आ गया था, वो अलग चीज़ें होती है। पर ग्राफ ऐसे चलता है तभी क्या है कि मार्केट उसको रेस्पेक्ट देता है। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है, ये अच्छी बात है। और इसके हाथ में रिजर्व कैश है 4,166 करोड़ रुपए के। इसके ऊपर उधारी है 6,253 करोड़ रुपए की। उधारी काफी ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.4 का निकल कर आता है। मिनिमम मतलब अच्छी कंपनी के लिए 1 से कम होना चाहिए, मतलब 0.5 से भी कम हो तो वो तो बढ़िया है,
पर 1 से कम होना चाहिए, वो अच्छी बात है, पर इसका 1 से ज़्यादा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी की जो इन्वेस्टर है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे, जो इसके इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर रखा था, वो इन्वेस्टर ग्रुप क्या है कि अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव लगा। थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू होता, भाई कंपनी इसकी उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में लेती तो ये अच्छी बात होती, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7% है, 7% बहुत कम है। पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 52 के आसपास निकल कर आ रहा है। और इसका रेवेन्यू देखें 2023 के अंदर लगभग 6,700 करोड़ रुपए के आसपास है। और रेवेन्यू के मामले में अभी एयरटेल सबसे बड़ी कंपनी है, फिर आती है जियो सेकंड नंबर पर, क्योंकि एयरटेल के पास पुराने कस्टमर्स भी है, बिजनेस ज़्यादा है उसके पास। सेकंड नंबर पर जियो आता है, जियो भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। फिर थर्ड नंबर पर आता है वोडाफोन, वोडाफोन लिस्टेड कंपनी है, पर वोडाफोन क्या है कि लॉस मेकिंग कंपनी, तो उसका पी नेगेटिव है। और एयरटेल का पी है 82 का, और जियो का भी लिस्टेड नहीं, तो पी निकाल नहीं सकते, ठीक है। पर देखिए, और इसका पी है 52 के आसपास का। पर रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी है, एयरटेल से बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, जियो से भी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, वोडाफोन से भी ज़्यादा छोटी कंपनी है। अब देखिए, एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी तो है, पर एयरटेल के पास इतने ज़्यादा बिजनेसेस हैं, उसके पास इतने ज़्यादा स्टेट्स हैं, अलग अलग सेक्टर के अंदर फैला हुआ है, पर इसके पास इतना छोटा सा बिजनेस है। और इसका बिजनेस मुझे पूरा समझ में नहीं आया। भाई ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह तो है, उसके अलावा कौन कौन सी, भाई सिम वगैरह भी है इसकी आती है, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने वेबसाइट्स वगैरह के अंदर जानकारी देखी तो एयरटेल वगैरह का ही नाम आ रहा था। वो क्लियर होगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बिजनेस वाइज भी देखिए, रेवेन्यू के हिसाब से हम देखते हैं तो भी बहुत कम इसके पास बिजनेस है। तो अब मुझे कोई शेयर लेना होगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो मैं एयरटेल को ही प्रेफर करूंगा, जो भारतीय एयरटेल लिस्टेड है, इसको क्यों प्रेफर करूंगा? सही बात है कि नहीं? पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, मैं जो है वो बता रहा हूं आपको, डिस्कशन कर रहा हूं। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो मुझे कोई खास वैल्यूएशंस लगी नहीं, मतलब महंगी वैल्यूएशंस आप इसकी कह सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, वैल्यूएशंस हाई ही कह सकते हैं। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड रखा गया है 542 रुपए से लेकर 570 रुपए के बीच में, 26 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 4,275 करोड़ रुपए का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई इन्वेस्टर ग्रुप है वो अपना कुछ हिस्सेदारी सेल करके निकल रहे हैं। तो मुझे ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, मतलब इन्वेस्टर जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर रहा था तो वो अब क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। बाकी कंपनी वाइज देखे तो इतना ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होगा कि भाई जो पब्लिक है वो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, पुराने इन्वेस्टर, वो सेल करेंगे तो पब्लिक खरीदेगी। तो रिटेल पोर्शन रखा गया 10% का। लिस्टिंग डेट है 12 अप्रैल को, ये 12 अप्रैल को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो जीएमपी अभी कम चल रही है, पर देखिए दोस्तों जीएमपी के भरोसे ना रहें, अंदाजा होता है कभी कभार ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसके लिए हमें क्या है कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, एंकर लिस्ट इसकी देखनी चाहिए, एंकर लिस्ट कैसी आती है तो वो देख के हम क्या है कि डिसीजन बना सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि डिमांड ओवरऑल है कैसी, ठीक है। तो वो पहले दूसरे दिन का हमें वेट करना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो। पर अभी ओवरऑल डिमांड कम नजर आ रही है, मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पॉजिटिव्स में क्या है, इसका सेक्टर अच्छा है, सेक्टर मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर है अच्छा सेक्टर है, हमेशा सदाबहार सेक्टर है, पर कंपनी का बिजनेस उसके हाथ में बहुत कम है, वो नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे, ठीक है। बाकी एक और पॉजिटिव है कि एयरटेल प्रमोटर काफ़ी अच्छा इसका प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप मुझे सबसे बढ़िया लगा। उसके अलावा मुझे ज़्यादातर जो इसके पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव्स ही लगे। नेगेटिव इसलिए लगे कि भाई आप इसके प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, मतलब फाइनेंशियली वीक कंपनी नज़र आ रही है। फिर अगर पी वाइज देखें तो वो भी मुझे वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आई। फिर अगर इसके हाथ में बिजनेस देखें तो वो भी बहुत कम है। अगर आपने रेवेन्यू के मामले में भी हमने इसको कंपेयर किया तो एयरटेल, भारतीय एयरटेल इससे 21 गुना बड़ी कंपनी है, जियो भी इससे बड़ी कंपनी है, वोडाफोन भी इससे बड़ी कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनी, इसके हाथ में बिजनेस भी बहुत कम है। तो भाई अब देखिए, मान लो वोडाफोन के पास ज़्यादा बिजनेस है, एयरटेल के पास ज़्यादा बिजनेस है, एयरटेल अभी प्रॉफिट के अंदर है, तो भाई मुझे 3-4 शेयर देंगे तो मैं जनरली वही शेयर प्रेफर करूंगा जो मजबूत स्थिति में हो। तो भारतीय हेक्साकॉम से भारतीय एयरटेल थोड़ा मजबूत स्थिति में है, तो मैं हेक्साकॉम को क्यों प्रेफर करूं? तो यही चीज़ है ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और बाकी पूरा का पूरा OFS है, मतलब जो
इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वो अपना सेल करके निकल रहे हैं। हाँ, कंपनी के अंदर ऐसी कुछ खास बात होगी भाई, ऐसा कोई शेयर लिस्टेड नहीं हो या कोई बूमिंग सेक्टर हो जिसके अंदर कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, भले ही अभी लॉस के अंदर हो बाद में प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी, वो अलग चीज होती है, पर ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, मतलब पर्सनली मेरा बता रहा हूँ कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा हूँ इसके अंदर, मुझे तो खास इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। अगर जियो का शेयर लिस्टेड होता है मैं तो पर्सनली जियो के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, जियो टेलीकॉम, जियो फाइनेंस नहीं, जियो टेलीकॉम। एयरटेल कंपनी इससे अच्छी मैं कह सकता हूं। तो ये चीज है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी, फंडे क्लियर हो गए होंगे। फंडे क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे जानकारी भरे वीडियोस बनाने का। और वीडियो अच्छा लगा है तो भी लाइक जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।